हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कल के सेशन में हम पढ़ चुके थे पुर्तगालियों के भारत आगमन और व्यापारिक संबंध तक का सारा सफ़र हम तय कर चुके थे। हमने पुर्तगालियों की व्यापारिक स्थितियाँ, व्यापारिक केंद्र, उपलब्धियाँ सभी पढ़ी। आज के सेशन में हम बात करेंगे डचों के बारे में। डच तो हम देखते हैं इसी क्रम में कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1602 में हुआ था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका जन्म 1602 ईस्वी में हुआ था, या उसका गठन 1602 ईस्वी में हुआ था। वेरिंगडे ओस्ट इंडिशे कंपनी, इसे बोलते थे हम वेरिंगडे ओस्ट इंडिशे कंपनी। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका दूसरा नाम था वेरिंगडे ओस्ट इंडिशे कंपनी। कुछ समय के लिए उन्होंने मालाबार तट कोचीन और कोरोमंडल तट गोलकोंडा, काकीनाडा, पुलिकट और सूरत 1616 को नियंत्रित किया। उन्होंने कुछ समय के लिए तो कोचीन, कोरोमंडल तट, जिसे गोलकोंडा, कालीनाडा और पुलकिट कोरोमंडल तट कहलाते हैं, और 1616 में उन्होंने सूरत को अपने नियंत्रण में किया। डचों ने त्रावणकोर और तमिलनाडु के साथ साथ राजशाही, मुर्शिदाबाद, बालासोर और म्यांमार में व्यापारिक स्टेशन स्थापित किए। स्टेशन से मतलब केंद्र, व्यापारिक केंद्र। तो डचों ने त्रावणकोर, तमिलनाडु के साथ साथ राजशाही, मुर्शिदाबाद, बालासोर और म्यांमार में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पूर्व के साथ यूरोपीय व्यापार में सबसे प्रभावशाली शक्ति के रूप में पुर्तगालियों की जगह ली, और उन्होंने पूर्व के व्यापार, जो यूरोप से पूर्वी देशों के लिए व्यापार था, उसमें पुर्तगालियों के बाद डचों ने पुर्तगालियों के समान ही एक प्रभावशाली शक्ति स्थापित की। उन्होंने भारत से नील, कच्चे रेशम, सूती वस्त्र, नमक और अफीम का निर्यात किया। उन्होंने भारत से नील, कच्चे रेशम, सूती वस्त्र, नमक और अफीम का निर्यात किया, क्योंकि ये यूरोप में काफ़ी ज़्यादा लाभप्रद था। तो डच यहाँ से नील, कच्चा रेशम, सूती वस्त्र और नमक या अफीम ले जाकर यूरोप में बेच देते थे और लाभ कमाते थे, और इससे उनको अधिक से अधिक लाभ होने लगा। उन्होंने 1658 में पुर्तगालियों से सीलोन को जीत लिया। 1658 में डचों ने पुर्तगालियों से सीलोन को भी जीत लिया। इसके आगे हम देखते हैं नेपोलियन युद्धों के बाद सीलोन वियना कांग्रेस में हारा गया, जहां डच फ्रांस के अधीन हो गए। तो नेपोलियन युद्धों के बाद सीलोन वियना कांग्रेस में हारा गया, जहां डच फ्रांस के अधीन हो गए। तो नेपोलियन ने वियना कांग्रेस में डचों को हरा दिया था। जो नेपोलियन था वो फ्रांस का शासक था, आप सब जानते हैं, फ्रांस का योद्धा। तो उसने डचों को हरा करके सीलोन को अपने कब्जे में ले लिया था। ये हम देखते हैं मैप, जहाँ जहाँ डचों का स्थापत्य था। एक बार पूरी नज़र डालेंगे इस पर। देख लीजिएगा आप। गोवा, क्रेंगनौर, कोचीन, कोलंबो, नागापट्टिनम, मलक्का, जकार्ता, एम्बोइना, मकाऊ।
इसके आगे देखेंगे हम एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता। एंग्लो डच प्रतिद्वंदिता, तो इसमें हम देखते हुए चलेंगे। पूर्व में डच और अंग्रेजों के बीच की दुश्मनी का चरमोत्कर्ष अम्बोयना में हुआ। पूर्व में डच और अंग्रेजों के बीच की दुश्मनी का चरमोत्कर्ष अम्बोयना में हुआ। अम्बोयना में अंग्रेजों और डचों के बीच युद्ध हो गया या दुश्मनी हो गई, जहां उन्होंने 1623 में अंग्रेजों और जापानी लोगों का नरसंहार किया था। तो डचों ने अंग्रेजों और जापानी लोगों का कत्लेआम किया था 1623 में। तभी उनकी डचों और अंग्रेजों की दुश्मनी हो गई। लंबे समय तक युद्ध के बाद दोनों पक्ष एक समझौते पर आए। तो दोनों पक्ष जब काफ़ी लंबा समय का युद्ध चल गया, तब दोनों ने समझौता करने की सोची, जिसके द्वारा ब्रिटिश इंडोनेशिया पर सभी दावों को वापस लेने के लिए सहमत हुए। तो जो ब्रिटिश थे, इंडोनेशिया आइसलैंड, मसाला के द्वीप जो है वहाँ पर, तो ब्रिटिशों ने इंडोनेशिया को डचों को सौंप दिया और डच इंडोनेशिया में अपने अधिक लाभकारी व्यापार का ध्यान केंद्रित करने के लिए भारतीय व्यापार से अलग हो गए और डचों ने भारत को ब्रिटिश के हवाले कर दिया और वो सिर्फ इंडोनेशिया पर अपना व्यापार करने लगे, क्योंकि वहाँ से डचों को ज़्यादा लाभ होता था। 1759 हुगली वेदरा की लड़ाई में डचों की हार। भारत में डच महत्वाकांक्षाओं को झटका। 1759 में ब्रिटिश और डचों के बीच हुगली या वेदरा, कलकत्ता के पास बंगाल में हुगली और वेदरा की लड़ाई में डचों की हार हुई और भारत में डचों की शक्ति को एक महत्वपूर्ण झटका लगा। डचों को भारत में साम्राज्य निर्माण में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी, उनकी चिंताएं बस व्यापारिक थी। डच भारत में राजनीति नहीं करना चाहते थे या अपना साम्राज्य बनाना नहीं चाहते थे, वह सिर्फ व्यापारिक नीतियों के लिए भारत आए थे और इसी क्रम में उन्होंने भारत से व्यापारिक संबंध स्थापित किए थे। आगे देखते हैं डेनिस। तो डचों ने एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई और 1616 में वह भारत पहुंची। तो डचों ने अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, जैसा कि मैंने ऊपर भी आपको बताया था, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यह 1616 में भारत पहुंची थी। डेनमार्क भारत में प्रगति करने के लिए आई एक छोटी सी औपनिवेशिक शक्ति थी। उसने ट्रैंक्यूबार 1620 प्रथम कारखाना, श्रीरामपुर मुख्यालय 1755, कालीकट 1752 और निकोबार द्वीप समूह 1750 के दशक में व्यापारिक चौकियां स्थापित की। डेनिस जो आए थे भारत, उन्होंने अपनी एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी, जिसे हम कह सकते हैं डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी। यह 1616 में भारत पहुंची थी। डेनमार्क भारत में प्रगति करने के लिए आई एक छोटी औपनिवेशिक शक्ति थी। जो डेनमार्क से आए थे ये डेनिश लोग, इनके विषय में यह है। तो इन्होंने ट्रैंक्यूबार 1620 में प्रथम अपना कारखाना स्थापित किया। श्रीरामपुर इनका मुख्यालय 1755 में, कालीकट 1752 और निकोबार द्वीप समूह 1750 के दशक में इन्होंने व्यापारिक चौकियां अपनी स्थापित की। एक समय में प्रमुख डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनियों ने मिलकर अंग्रेजों की तुलना में यूरोप में अधिक चाय का आयात किया। तो ये कंपनियां भारत से चाय यूरोप में आयात करती थी
और इन्होंने अंग्रेजों से भी ज़्यादा चाय का आयात करके लाभ कमाया। डेनिस चौकियों ने आर्थिक और सामरिक महत्व खो दिया था और अंतिम चौकी ट्रैंक्यूबार को 1845 में अंग्रेजों को बेच दिया गया था। तो जो डेनिस लोग थे इन्होंने भी बहुत जल्द ही अपना महत्व खो दिया था भारत के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश शासन के खिलाफ इतना हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे ये। और इन्होंने अपनी अंतिम चौकी, जो पहला इन्होंने अपना प्रथम कारखाना बनाया था ट्रैंक्यूबार, उसे भी 1845 में अंग्रेजों को बेच दिया। डेनिस मिशनरी कार्यों में संलग्न थे। मिशनरी मतलब अपने धर्म का प्रचार, उन कार्यों में ये ज़्यादा संलग्न रहते थे। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंच। यूरोपीय कंपनियों के अनुसरण में फ्रांस ने भी भारत में व्यापारिक आधार स्थापित किया था। 1664 वित्त मंत्री कोलबर्ट की सलाह पर लुई XIV द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। 1664 वित्त मंत्री कोलबर्ट की सलाह पर लुई XIV द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। फ्रांसीसी कंपनी राज्य द्वारा बनाई, वित्त पोषित और नियंत्रित थी और यह अंग्रेजी कंपनी से अलग थी, जो एक निजी वाणिज्यिक उद्यम था। तो हम इसमें देखते हैं कि फ्रेंच लोगों ने भी यूरोपीय कंपनियों के अनुसरण में, मतलब यूरोपीय कंपनियों की देखा दुनी में, जब उन्हें लगा कि ये सब लाभ कमा रहे हैं भारत से व्यापार करके, तो फ्रांस ने भी उनके अनुसरण में भारत में अपना एक व्यापारिक केंद्र या व्यापारिक आधार स्थापित किया। 1664 में वित्त मंत्री जो थे फ्रेंच के, कोलबर्ट की सलाह पर लुई XIV द्वारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। और जो फ्रांसीसी कंपनी राज्य द्वारा बनाई गई, वित्त पोषित और नियंत्रित थी और यह अंग्रेजी कंपनी से अलग थी, जो एक निजी वाणिज्यिक उद्यम था। अंग्रेजी कंपनी जो चार्टर के द्वारा आई थी, परंतु यह एक निजी वाणिज्यिक उद्यम के द्वारा आई थी। फ्रांसीसी कंपनी वे यूरोपीय बाजारों में भारतीय वस्त्रों की बढ़ती मांग से आकर्षित हुए और मुनाफे का एक हिस्सा चाहते थे, क्योंकि यूरोपीय बाजारों में भारतीय सूती वस्त्रों की काफी मांग थी और सारी कंपनियां उससे लाभ कमा रही थीं। तो इसीलिए फ्रेंच लोग भी आकर्षित हुए और उन्होंने अपनी कंपनी भारत में खोली। 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में पहला कारखाना स्थापित किया गया। तो कंपनी की स्थापना हुई 1664 में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई 1664 में, गठन, परंतु इसका पहला कारखाना स्थापित किया गया भारत में 1668 में फ्रैंको कैरो द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में कारखाना स्थापित किया गया। 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की गई, जो पूर्वी तट पर उनकी पहली फैक्ट्री थी। और इसी क्रम में उन्होंने 1669 में मसूलीपट्टनम में भी एक फैक्ट्री स्थापित की, जो पूर्वी तट पर उनकी पहली फैक्ट्री थी। फैक्ट्री से मतलब ये नहीं कि वे वहाँ पर कुछ सामान तैयार कराते थे, ऐसा कुछ नहीं, बस व्यापारिक केंद्र। यहाँ पर फैक्ट्री से मतलब है व्यापारिक केंद्र। चलिए आगे देखते हैं। 1674 में पांडुचेरी, वर्तमान पुदुचेरी में व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। 1674 में पांडिचेरी में भी व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। पांडिचेरी के प्रथम गवर्नर जो फ्रांस के थे, फ्रैंकोइस मार्टिन थे। ये 1674 से 1693 तक और फिर 1697 से 1706 तक पांडिचेरी के गवर्नर रहे। पांडिचेरी पर डचों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन बाद में उसे वापस फ्रांसीसियों को सौंप दिया था, क्योंकि डचों को बस मसाले द्वीप चाहिए थे।
मसाले द्वीप से डच पैसा कमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने समझौते के तौर पर फ्रांसीसियों को पांडुचेरी भी वापस कर दिया था। 1690 में चंद्रनगर बंगाल के मुगल गवर्नर शाइस्ता खान से अधिग्रहित हुआ। तो चंद्रनगर जो था 1690 में बंगाल के गवर्नर शाइस्ता खान से अधिग्रहित हुआ। 1720 कंपनी का पुनर्गठन हुआ। 1720 में फ्रेंच कंपनी का पुनर्गठन हुआ। ले नोयर और डुमास राज्यपालों ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को पुनर्जीवित किया। उन्होंने माहे, यनम और कराईकल पर कब्जा किया। मॉरिशस पर भी कब्जा किया इन्होंने बाद में। तो ऐसा है कि 1700 से 1710 के बीच फ्रांसीसी जो कंपनी थी, जो फ्रेंच कंपनी थी, उसका बोलबाला बहुत कम हो गया था, क्योंकि भारत में ब्रिटिश कंपनी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी, बहुत ज़्यादा लाभ कमा रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारिक केंद्र ब्रिटिशों के और डचों के थे, इस कारण फ्रेंच कंपनी कुछ टिक नहीं पाई थी और 1720 में कंपनी का पुनर्गठन किया गया था। और इसका पुनर्गठन ले नोयर और डुमास, जो ये फ्रेंच के राज्यपाल थे, ने भारत में फ्रांसीसी शक्ति को पुनर्जीवित किया और उन्होंने माहे, यनम और कराईकल पर कब्जा किया। उसके पश्चात उन्होंने मॉरिशस पर भी कब्जा किया। ये देखिए आप फ्रेंचों का मैप। ये फ्रेंच मैप दिल्ली, चंद्रनगर, कलकत्ता में था चंद्रनगर, और ये पूरा ब्रिटिश इंडिया, ये यनानौन, पांडुचेरी, करिकाल, माहे, बॉम्बे, ये फ्रेंच इंडिया 1815 से 1954 तक। फ्रेंच, इसके आगे हम फ्रेंच की सीरीज में देखते हैं। 1742 लॉर्ड डुप्ले पांडिचेरी के गवर्नर बने। अब 1720 में पुनर्जीवन हुआ, तो इसके बाद अब फ्रेंच देखिएगा कितने उठेंगे, बहुत इनकी शक्ति बढ़ जाएगी। अब 1742 में लॉर्ड डुप्ले पांडिचेरी के गवर्नर बने। ये व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था फ्रांस के लिए। डुप्ले ने बहुत से युद्ध जिताए, बहुत सी संधियां की और व्यापार को अत्यधिक फैलाया और अधिकार क्षेत्र भी बढ़ाया फ्रांसीसियों के लिए। डुप्ले 1742 में पांडिचेरी के गवर्नर बने थे। वे डचों के लगातार संघर्ष रहे और बाद में भारत में मुख्य रूप से अंग्रेजों के साथ संघर्ष रहे। इन्होंने डचों के साथ भी युद्ध लड़े और अंग्रेजों के साथ भी युद्ध लड़ते रहे। वाणिज्यिक मकसद का साम्राज्यवादी विस्तार की नीति में परिवर्तन, उद्देश्य में परिवर्तन। इन्होंने वाणिज्य और साम्राज्यवादी विस्तार की नीति में परिवर्तन किए। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने दक्षिण पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में एक दूसरे के किले पर बार बार हमला किया और विजय प्राप्त की। ब्रिटिश और फ्रांसीसियों ने दक्षिण और पूर्व में, पूर्वोत्तर भारत में, दोनों एक दूसरे के किलों पर बार बार हमला कर देते थे और कभी फ्रांसीसी जीत जाते थे तो कभी ब्रिटिश जीत जाते थे। ऐसे ही इनका संघर्ष चलता रहता था। कुछ प्रारंभिक फ्रांसीसी सफलताओं के बाद ब्रिटिशों ने 1760 में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पराजित किया, परंतु 1760 में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया गया। ब्रिटिशों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया और पेरिस की संधि हुई। फ्रांसीसियों की पराजय हुई 1760 में वांडीवास की लड़ाई में, ब्रिटिशों के द्वारा उन्हें हरा दिया गया और पेरिस की संधि हुई
पांडिचेरी और कुछ अन्य फ्रांसीसी बस्तियों को वापस कर दिया गया था। तो अंग्रेजों ने जो कब्जा किया था इस युद्ध के परिणाम स्वरूप पांडिचेरी और कुछ अन्य फ्रांसीसी बस्तियों पर, उन्हें वापस कर दिया। पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर के परिक्षेत्रों को भारत में 1954 में एकीकृत किया गया। तो 1947 में वैसे हमारा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन पांडिचेरी, कराईकल, यनम, माहे और चंद्रनगर के पश्चिमी परिक्षेत्र के भारत को 1954 में एकीकृत किया गया। और पांडिचेरी तो आप सब जानते हैं या नहीं, चलो बताता हूँ। 1964 तक फ्रांसीसी कब्जे में रही थी और 1964 में उसे भारत में विलय किया गया था। तो हमारा देश आज़ाद हो गया था 1947 में, लेकिन पांडिचेरी 1964 तक फ्रांसीसियों के अधिकार में रही थी। ये कुछ पांडिचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। कार्यकाल के अनुसार हैं ये, कालक्रम जो इनका था। पहले फ्रैंकोइस मार्टिन, दूसरे लेनोयर, तीसरे डुमास, चौथे डुप्ले। ये आदमी बहुत महत्वपूर्ण था फ्रांसीसियों के लिए। और पांचवे काउंट डी लाली। ये 5 गवर्नर आप नोट करके रख लीजिएगा। ये देखते हैं हम यूरोपीय बस्तियां। एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यूरोपीय बस्तियां, आइए आगे देखते हैं। अंग्रेज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आज की वीडियो में हमने डच और फ्रांसीसी और डेनमार्क के लोगों के बारे में पढ़ा। कल हम शुरू करेंगे अंग्रेजों का सेशन, कैसे अंग्रेज भारत में आए और उन्होंने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए और कैसे धीरे धीरे करके भारत को अपने अधीन कर लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिए @IAS 2425 देश दीपक के साथ। वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और डेली ही आपको एक वीडियो YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।